आइए दोस्तों शुरू करते हैं जनवरी 2026 प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स। पीडी है ये प्रतियोगिता दर्पण मंथली वाइज है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ के पाक कला श्रेणी को शामिल कर लिया गया है। अब भारत में कुल 8 शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। लखनऊ को हाल ही में शामिल किया गया किस श्रेणी में, तो पाक कला श्रेणी में लखनऊ को शामिल किया गया। गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद को भी गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया था, ये 5वां शहर था। तो हाल ही में 2025 में 58 शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। और ये बैठक 43वीं बैठक था। कहाँ हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ अक्टूबर 2025 में। तो समरकंद उज्बेकिस्तान में यूनेस्को की 43वीं बैठक हुई थी। यहीं पर लखनऊ के पाक कला श्रेणी को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। भारत में कुल कितने? अब 9 शहर हो गए। और यूनेस्को का यह सिटीज नेटवर्क 8 श्रेणियों में शहरों को शामिल करता है। और भारत के कौन कौन शहर शामिल हैं तो देख लेते हैं। पहले शामिल हुआ था जयपुर, यह शिल्प और लोक कला में शामिल हुआ था। पहला शहर जयपुर था शिल्प और लोक कला में। दूसरा वाराणसी था संगीत में। तीसरा चेन्नई था संगीत में। और चौथा मुंबई था, ये फिल्म श्रेणी में सम्मिलित। 5वां हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में। और 6ठा श्रीनगर था शिल्प और लोक कला श्रेणी में। 7वां ग्वालियर संगीत में शामिल हुआ था। और 8वां कोझिकोड केरल का यह साहित्य श्रेणी में शामिल हुआ था। और 9वां लखनऊ शामिल हुआ है अभी 2025 में गैस्ट्रोनॉमी में। तो याद रखने के लिए देख लेते हैं। संगीत वाला जैसे वाराणसी और चेन्नई को संगीत में शामिल किया गया था सिटीज नेटवर्क में यूनेस्को का, और एक ग्वालियर को भी संगीत में। जबकि मुंबई तो याद रहेगा फिल्म श्रेणी में। और जयपुर को शिल्प और लोक कला में, जयपुर के साथ साथ श्रीनगर को शिल्प और लोक कला में शामिल किया गया था। जबकि ग्वालियर को संगीत में। और एकमात्र शहर जो साहित्यिक शहर भारत का है जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है, कोझिकोड केरल। ये 9 शहरों में साहित्य में एकमात्र शहर कोझिकोड केरल का है। तो अब ये आखिर सवाल उठता है कि 8 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं जो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होती हैं। तो ये 8 श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। संगीत है, शिल्प और लोक कला है, डिजाइन में, फिल्म और गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य में, वास्तुकला में और मीडिया कला में शामिल किया जाता है। अब तक कुल कितने शहर शामिल हो गए हैं? विश्व के 408 शहर शामिल हैं यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में। संगीत में, शिल्पकला और लोक कला में, डिजाइन में, फिल्म में, गैस्ट्रोनॉमी में, साहित्य में, वास्तुकला में और मीडिया कला में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत चर्चा में रहा क्योंकि अभी यह 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष पूरा कर लिया है, इसलिए 150 वर्ष हो गया है। तो इसका स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो वंदे मातरम गीत की रचना कब हुआ था? 7 नवंबर 1875 को। किसने लिखा था इसे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यह पहली बार बंग दर्शन में आया था वंदे मातरम गीत। और आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था 1882 में। वंदे मातरम गीत आनंद मठ उपन्यास में 1882 में प्रकाशित हुआ था। जबकि यह पहली बार गाया गया था कांग्रेस के 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था। तो पूछा जाएगा वंदे मातरम गीत पहली बार किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था और संगीतबद्ध रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। पहली बार राजनीतिक नारे के तौर पर इसका प्रयोग स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय किया गया था। और आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में इसे अपनाया गया था। तो राजनीतिक नारे के तौर पर वंदे मातरम कब पहली बार प्रयोग हुआ? स्वदेशी आंदोलन में। लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग 1906 में जिसका गठन हुआ था और अंग्रेजों की सांप्रदायिकता नीति के कारण यह गीत विभाजन हो गया। मूल गीत में भारत माता को दुर्गा का स्वरूप मानकर स्तुति किया जाता था, इसलिए यह विवाद का कारण बनता था। और अभी हाल ही में 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश में इसका स्मरणोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा वंदे मातरम गीत का 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक। नेक्स्ट है राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। और कहाँ उड़ाई हैं? तो ये अम्बाला वायुसेना स्टेशन पंजाब में। और इसके पायलट कौन थे? तो अमित गेहानी इसके पायलट थे। नेक्स्ट है हॉकी महासंघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। हॉकी महासंघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे कब हुए? 7 नवंबर 2025 को, यानी कि 7 नवंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी हॉकी महासंघ की। नेक्स्ट है भारत का सबसे भारी उपग्रह संचार
उपग्रह है इसे प्रक्षेपित किया गया है, भारत से ही प्रक्षेपित किया गया। तो भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया जिसका नाम बाहुबली था। यह कितना वजन था इसका? 4410 kg था। और इसका अन्य नाम है GSAT-7R। GSAT-7R इसे CMS-03 भी कहा जाता है। CMS-03 भारत का सबसे वजनी बाहुबली रॉकेट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसे LV-M3M5 से लॉन्च किया गया और इसे GTO में यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है INS इंचक। INS इंचक क्या है? तो यह भारत का तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण नौसैनिक पोत है। पहला जल सर्वेक्षण नौसैनिक पोत कौन था भारत का स्वदेशी? तो INS संधायक था और दूसरा INS निर्देशक था। हाल ही में INS इंचक शामिल हो गया है, नौसैनिक पोत है जो यह जल सर्वेक्षण पोत है भारत का स्वदेशी। पहला था संधायक और दूसरा निर्देशक, तीसरा इंचक है। नेक्स्ट है INS माहे। INS माहे क्या है? तो यह स्वदेश निर्मित युद्धपोत भारत नौसेना में शामिल हो गया है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो ये क्या है? स्वदेश निर्मित युद्धपोत है INS माहे, इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। नेक्स्ट है 27वां दिव्य कला मेला। 27वां दिव्य कला मेला यह लखनऊ में आयोजित किया गया। तो इस मेले का उद्देश्य क्या था? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। जो दिव्यांग व्यक्तियों के जो भी सामग्री होते हैं वे बनाते हैं, उनके कला का प्रदर्शन किया जाता है। लखनऊ में हुआ 27वां दिव्य कला मेला। नेक्स्ट है QS एशिया रैंकिंग 2026। QS एशिया रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान पर हांगकांग विश्वविद्यालय आया है, दूसरा स्थान पर पेकिंग विश्वविद्यालय जो चीन का है और तीसरा स्थान पर न्यांगयांग टेक्निकल विश्वविद्यालय जो सिंगापुर का है। और शीर्ष 100 में भारत के 7 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। QS एशिया रैंकिंग 2026 में 59वां स्थान IIT दिल्ली को मिला है, जबकि 64वां स्थान ISC बेंगलुरु को मिला है। टॉप 50 में भारत के कोई विश्वविद्यालय शामिल नहीं हुए हैं। इस बार QS एशिया रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान हांगकांग विश्वविद्यालय, दूसरा पेकिंग विश्वविद्यालय और तीसरा न्यांगयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का। भारत का 100 में 7 विद्यालय शामिल हुए हैं विश्वविद्यालय और उसमें 59वां स्थान IIT दिल्ली यानी कि प्रथम स्थान IIT दिल्ली 59वां और बेंगलुरु 64वां स्थान पर आया है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल चर्चा में रहा अभी, क्योंकि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। तो भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी 2030 में करेगा। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। यह 100 साल होगा राष्ट्रमंडल खेलों का। तो ये कैमा होगा? 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। ये पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। हैमिल्टन कनाडा में 1930 में किया गया था, इसलिए 2030 में 100 वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का हो जाएगा। तो भारत अहमदाबाद में इसकी मेज़बानी करेगा। 24वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। भारत ने यह दावेदारी नाइजीरिया के अबूजा शहर को हराकर जीता है। तो नाइजीरिया के अजूबा शहर में होने वाला था, लेकिन अब भारत के अहमदाबाद में होगा। पहली बार 19वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था 2010 में। कहाँ? नई दिल्ली में। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 19वां राष्ट्रमंडल खेल था 2010 में दिल्ली में किया था। और साथ ही देखिए नोट है 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। ओलंपिक खेलों की मेज़बानी 2036 में भारत करेगा। नेक्स्ट है भारत तेजस विमान दुर्घटना हो गया है। हाल ही में भारत का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, चर्चा में था। तो यह किस एरो शो में हुआ था? तेजस विमान का दुर्घटनाग्रस्त ये हो गया था दुबई एरो शो में। द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है दुबई एरो शो में और इस दुबई एरो शो का थीम था द फ्यूचर इज़ हेयर। द फ्यूचर इज़ हेयर था 2025 का थीम। दुबई एरो शो में तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट है 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ है। हर बार गोवा में ही होता है और इस बार फोकस कंट्री जापान था और पार्टनर कंट्री स्पेन था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री 50 वर्ष पूरे किए हैं, इसलिए विशेष सम्मान रजनीकांत को दिया गया है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे विशेष सम्मान दिया गया? फिल्म इंडस्ट्री का। तो रजनीकांत को दिया गया। इस 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो स्किन ऑफ यूथ को मिला और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संतोष दवाखर को मिला और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है उबमीर रियोस और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं जारा सोफिया
ओस्टान, जारा सोफिया ओस्टान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हुआ, भारत में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बना स्किन ऑफ यूथ और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने संतोष दवाखर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उबमीर रियोस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टान बनी हैं। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस कंट्री जापान और पार्टनर कंट्री स्पेन था। नेक्स्ट है 2025 को उद्योग और नवाचार का वर्ष किसने घोषित किया है? तो 2025 को उद्योग और नवाचार का वर्ष मध्य प्रदेश ने घोषित किया। और युवा रत्न सम्मान योजना 2025 किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का भूटान दौरा हुआ 11-12 नवंबर 2025 को। भूटान के राजा कौन हैं? जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। ये 70वें इनके जन्मदिन था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे। 70वें जन्मदिवस पर जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक के मोदी जी गए थे भूटान दौरे के बाद यहाँ पुना सांगच्छू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। ये पुना सांगच्छू 2 जल विद्युत परियोजना जो है 1020 मेगावाट का है। इससे पहले पुना सांगच्छू 1 परियोजना 1200 मेगावाट था, इसका शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है भूटान के गेलेफू में निवेशकों की सुगम आवाजाही के लिए असम के इतिसार में चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। ऊर्जा परियोजना के लिए भारत सरकार भूटान को 4000 करोड़ रुपए का भी ऋण सुविधा देगी। तो भूटान के गेलेफू में और असम के इतिसार में चेक पोस्ट बनाया जा रहा है, जहां निवेशकों की आवाजाही सुगम होगी और 4000 करोड़ भारत सरकार ऋण सुविधा भूटान को देगी। नेक्स्ट है अंगोला प्लस बोत्सवाना में भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा हुआ है। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनकी पहली यात्रा हुआ है बोत्सवाना और अंगोला में। भारत के किसी पहली राष्ट्रपति बन गई हैं जो अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर गई हैं। तो पहले अंगोला के बारे में देख लेते हैं। ये अंगोला अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी लुआंडा है और अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता कर रहा है अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर मुर्मू जी वहाँ गई हैं। तो अंगोला के स्वतंत्र हुए 50 वर्ष हो गए हैं और मुख्य अतिथि बने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति वहाँ के अंगोला के जोआओ लोरेंको हैं और IBCA तथा GBA में शामिल होने की घोषणा कर दिया है अंगोला ने। IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA में शामिल होगा अंगोला के राष्ट्रपति कौन है? तो जोआओ लोरेंको। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष कौन कर रहा है? अध्यक्षता अंगोला कर रहा है। नेक्स्ट है बोत्सवाना गई है। तो बोत्सवाना की राजधानी पूछा जा सकता है। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डिमा गिडोन बोको। तो डिमा गिडोन बोको किस देश के राष्ट्रपति हैं? बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं, जो अफ्रीकी देश है। बोत्सवाना विश्व में कुल 7100 चीतों में से यहाँ के 30% चीतों, यानी कि विश्व में जितने 7100 चीते पाए जाते हैं वहाँ के 30% चीता पाए जाते हैं कहाँ? बोत्सवाना में। और इसलिए चीतों का गढ़ कहा जाता है बोत्सवाना को। यहीं से 8 चीते लाए जाएंगे भारत। बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे भारत। बोत्सवाना को चीतों का गढ़ कहा जाता है। विश्व के 30% चीते बोत्सवाना में पाए जाते हैं। ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं डिमा गिडोन बोको। नेक्स्ट है बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को फांसी की सज़ा सुनाया गया है। इसे फांसी की सज़ा किसने सुनाया? तो बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, वहाँ का ITCA है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, उसी ने सुनाया है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने प्रत्यार्पण करने को कहा भारत सरकार को, लेकिन भारत और बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि 2013 में हुआ था। इस संधि में 2016 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार जब अपराध दोनों देशों में समान माना जाएगा तभी प्रत्यार्पण किया जा सकता है, और ऐसे भी राजनीतिक प्रेरित हो प्रत्यार्पण तो भारत प्रत्यार्पित नहीं करेगा अपराधी को। तो भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण संधि कब हुआ था? 2013 में, और 2016 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार जब अपराध दोनों देशों में समान पाया जाएगा तभी प्रत्यार्पित किया जा सकता है, और राजनीतिक प्रेरित हो तो प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन चर्चा में रहा। 20वां G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। यह 22-23 नवंबर 2025 को हुआ और इसकी थीम था एकजुटता, समानता, स्थिरता। और अमेरिका के द्वारा इस G20 सम्मेलन का विरोध किया गया। अमेरिका भाग नहीं लिया इसमें। अमेरिका का कहना है कि अफ्रीका में श्वेतों का भेदभाव होता है, उनका उत्पीड़न होता है, इसलिए वो इसका बहिष्कार कर रहा है।
तो 19वां G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2024 में ब्राज़ील में हुआ था। और नेक्स्ट 21वां G20 सम्मेलन 2026 में अमेरिका में ही होगा। अभी 20वां G20 सम्मेलन अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, जिसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। और 21वां G20 सम्मेलन अमेरिका में 2026 में होगा। 19वां ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं? G20 सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने प्रमुख घोषणाएं की हैं। भावी पीढ़ियों के पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण करना, अफ्रीकी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 10 लाख प्रशिक्षकों का समूह तैयार किया जाएगा और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया बल का गठन किया जाएगा। चौथा, G20 में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का उपग्रह डाटा विश्लेषण विकासशील देशों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने घोषणाएं की हैं कि पारंपरिक ज्ञान भंडार निर्माण के लिए भावी पीढ़ियों के लिए किया जाएगा ज्ञान भंडार निर्माण, और अफ्रीकी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 10 लाख प्रशिक्षकों का समूह तैयार किया जाएगा। और तीसरा, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया बल का गठन किया जाएगा। और चौथा, G20 में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का जितने भी उपग्रह डाटा हैं वह विकासशील देशों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो G20 में अभी कुल कितने देश शामिल हैं? G20 में कुल 19 देश शामिल हैं और 2 समूह शामिल हैं, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा अफ्रीकन यूनियन। इस प्रकार कुल मिलाकर 21 देश इसमें शामिल हैं। 19 देश और 2 समूह शामिल हैं। G20 का अगर महत्व देखें तो यह विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 66%, 2/3 प्रतिनिधित्व करता है। और GDP G20 देशों में संयुक्त रूप से 85% है और इनका व्यापार विश्व के कुल व्यापार का 75% सम्मिलित है। G20 देशों में 75% व्यापार और 85% GDP और जनसंख्या लगभग 66%, सबसे बड़ा समूह है विश्व का। नेक्स्ट है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत ने मिलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में त्रिपक्षीय समझौता किया है। किसने? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिसका नाम है ACITI। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, सी से कनाडा, आई से इंडिया और टी से टेक्नोलॉजी, आई से इनोवेशन पार्टनरशिप। तो ACITCI कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर ये समझौता किया है। नेक्स्ट है COP30 सम्मेलन 2025। तो जलवायु परिवर्तन पर COP30 सम्मेलन 2030 ये कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील के बेलम में हुआ। यह 10 से 22 नवंबर 2025 को हुआ। इसकी अध्यक्षता आंद्रे कोरियो डो लोगो ने किया है। आंद्रे कोरियो डो लोगो ने इसका अध्यक्षता किया है। COP30 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत से भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। अमेरिका इसमें भी भाग नहीं लिया है। तो G20 में भी अमेरिका भाग नहीं लिया और COP30 में भी अमेरिका भाग नहीं लिया। और भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री इसमें भाग लिए थे COP30 सम्मेलन में, प्रधानमंत्री मोदी नहीं। और ये COP30 सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में, तो वहाँ वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लक्ष्य को निगरानी हेतु ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर तथा मिशन टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लॉन्च किया गया है। पूछा जाएगा मिशन टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर कहाँ लॉन्च किया गया? तो COP30 सम्मेलन जो हुआ था बेलम में, वहाँ। और उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च किया गया है। TFFF लॉन्च भी किया गया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी भी लॉन्च किया गया वन उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए। हाल ही में बेलम में जो जलवायु परिवर्तन पर COP30 सम्मेलन हुआ, इसमें बेलम हेल्थ एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य पर पहला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन फ्रेमवर्क है ये। तो पहली बार जलवायु परिवर्तन पर COP30 सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर ये ब्राज़ील बेलम में हुआ, तो ये स्वास्थ्य पर पहला एक एक्शन प्लान जारी किया गया है, बेलम हेल्थ एक्शन प्लान। तो COP31 कहाँ होगा? ये तुर्की में होगा, 2026 में होगा। COP31 2026 में तुर्की में और COP39 बाकू में हुआ था। नेक्स्ट है इब्सा सम्मेलन 2025। इब्सा सम्मेलन 2025 देश इसमें कौन कौन से हैं? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका हैं। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हैं। गठन इसका 2003 में हुआ था। 6वां सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ है, वही जोहान्सबर्ग जहाँ G20 सम्मेलन हुआ था। इसका गठन पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था 2006 में ब्राज़ील में हुआ था और उद्देश्य है इसका दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इब्सा का और इसका 5वां
सम्मेलन 2011 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। तो इब्सा सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? इब्सा सम्मेलन 2025 ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। 6वां सम्मेलन है। 6वां सम्मेलन। इब्सा का मतलब आई से इंडिया है, बी से ब्राज़ील है और एस से साउथ अफ्रीका है। पूछा जाएगा इब्सा में कौन है? भारत है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। यहीं पर इब्सा सम्मेलन 6वां जोहान्सबर्ग में हुआ। 5वां हुआ था प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में 2011 में और इसका गठन हुआ था 2003 में। और पहला सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। इसका उद्देश्य है दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन। अभी हाल ही में 2024 का डाटा आया है कृषि मंत्रालय का। बताया गया भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 357.73 मिलियन टन हुआ है और चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन हुआ। गेहूं उत्पादन 117.94 मिलियन टन, लगभग 118 मिलियन टन और मक्का उत्पादन 43.40 मिलियन टन हुआ है। तो 2024-25 के अंत तक कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था? 357 मिलियन टन हुआ था और इसमें चावल उत्पादन 150 मिलियन टन और गेहूँ उत्पादन 117 मिलियन टन 117.9 और मक्का 43 मिलियन टन हुआ था। नेक्स्ट है 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ये कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के साथ नई दिल्ली में हुआ। साझेदार राज्य थे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र थे। फोकस राज्य झारखंड था। पूछा जाएगा 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में फोकस राज्य कौन था? झारखंड था। जबकि साझेदार राज्य में 4 राज्य थे, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत में पहली बार पूर्णतः यात्री विमानों का निर्माण किया जाएगा। इसके किसके सहयोग से निर्माण किया जाएगा? तो यूनाइटेड एरोनॉटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये यूनाइटेड एरोनॉटिक्स कॉरपोरेशन यूएसी रूस की सरकारी कंपनी है और एचएएल भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों मिलकर भारत में पहली बार पूर्णतः यात्री विमानों का भारत में निर्माण करेंगे। यूएसी और एचएएल मिलकर विमानों का नाम होगा SJ-100, कम दूरी वाला यात्री विमान होगा, SJ-100 नाम होगा। नेक्स्ट है पिछले 10 वर्षों में उपभोक्ता सूचकांक मूल्यांक आधारित मुद्रास्फीति दर सबसे कम रहा है, 0.25% रहा है। अक्टूबर 2025 का ये बात है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति -1.21% रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार बताया गया है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जो है सबसे कम 0.25% रहा है और थोक सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति -1.21% रहा है। नेक्स्ट है जीडीपी और राष्ट्र आय का आधार वर्ष 2022-23 बदलकर कर दिया जाएगा। पहले यह 2011-12 था, तो अब 2022-23 जीडीपी का आधार वर्ष और राष्ट्र आय का आधार वर्ष हो जाएगा। तो यह कब होगा? 2022-23 से लागू होगा और विश्वनाथ गोल्डर के अध्यक्षता में एक समिति बना था, 26 सदस्य थे इसमें। इसी की रिपोर्ट पर बदला जाएगा। 8वीं बार यह बदलाव होगा। पहला बदलाव 1967 में हुआ था। उस समय आधार वर्ष 1948 से 49 था, उसके स्थान पर 1960 से 61 कर दिया गया था। तो जीडीपी और राष्ट्र आय का आधार वर्ष 8वीं बार बदलाव किया जा रहा है। पहली बार बदलाव 1967 में हुआ था। नेक्स्ट है 16वां वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद परगड़िया है। और 16वां वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपी? 17 नवंबर 2025 को। और 16वें वित्त आयोग के अभी सदस्य कौन कौन से हैं? एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, मनोज पांडे हैं, डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष हैं और टीबी रविशंकर हैं जो अंशकालिक सदस्य हैं। तो वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। 4 अन्य सदस्यों में हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडे, सौम्या क्रांति घोष, डॉक्टर टीबी रविशंकर। और ये 16वां वित्त आयोग राज्यों को कितना राजस्व अंशदान मिलेगा? 41%। 15वां में भी 41% था, उतना ही मिलेगा। और कुल मिलाकर 2026-27 के में राज्यों को कितना दिया जाएगा? 1.40 लाख करोड़ वितरित किया जाएगा। और 16वां वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे सचिव हैं। इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए 2031 तक होगा। तो 2026-27 से 2030-31 तक 16वां वित्त आयोग कार्य करेगा। और सहमति वाले राज्य कौन कौन से हैं? मतलब 16वें वित्त आयोग के जो अंशदान है 41% राज्यों को दिया जाएगा, उसमें असहमति करने वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इनकी मांग है 50%। जो अंशदान राजस्व में 41% राज्यों को मिल रहा है, इसमें 50% की मांग किया है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ने। इन्होंने इसका असहमति जताया है। जबकि जीएसडीपी के आधार पर सबसे अधिक बकाया किसका है? पंजाब में है। पंजाब का बकाया है और
सबसे अधिक निर्भरता रहने वाले राज्यों में बिहार है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है 8वां वेतन आयोग, चर्चा में रहा। 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया है। 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रंजना प्रसाद देसाई बनाए गए हैं। इसके सचिव हैं पंकज जैन और सदस्य होंगे प्रोफेसर पुलक घोष, अंशकालिक सदस्य होंगे। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की अपेक्षित है। 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की बात थी 8वां वेतन आयोग का। इसका घोषणा जनवरी 2025 में हुआ था, मगर इनके सदस्यों की नियुक्ति अक्टूबर 2025 में हुआ है, 28 अक्टूबर 2025 में। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए.के. माथुर थे। पूछा जाएगा 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए.के. माथुर। और 8वें वेतन आयोग का कौन बनाया गया है? रंजना प्रसाद देसाई और सचिव हैं पंकज जैन। प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य थे। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? संजय गर्ग बनाए गए हैं। और निःस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? चरणजीत सिंह बने हैं। नए रक्षा महालेखा निरीक्षक कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय बने हैं। यूनेस्को के नए 12 महानिर्देशक यानी कि 12वें महानिदेशक कौन बने हैं? खालिद एल एनानी बने हैं, जो मिस्र के हैं। अरब देशों के पहले व्यक्ति बन गए हैं खालिद एल एनानी, जो यूनेस्को के नए 12वें महानिर्देशक बने हैं। तो भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग। निःस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? चरणजीत सिंह बने हैं। और नए रक्षा महानियंत्रक कौन बन गए हैं? विश्वजीत सहाय। यूनेस्को के 12वें महानिदेशक खालिद एल एनानी। नेक्स्ट है IIDEA। IIDEA का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस है। तो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1995 में किया गया था। IIDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस है इसका फुल फॉर्म। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1995 में गठित हुआ था और इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना। और इसके सदस्यों की संख्या कितना है? तो 35 है। इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना। चर्चा में इसलिए रहा है कि भारत के CEC हैं जो यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 1 वर्ष के लिए इस संस्था का यानी कि IIDEA का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में 3 दिसंबर 2025 को अपना कार्यभार संभाला है। तो IIDEA है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाता है, उसके अध्यक्ष 1 साल के लिए ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। 3 दिसंबर 2025 को उन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार इस बार वितरण किया गया है। इस बार 6वां ये पुरस्कार होगा। और सर्वश्रेष्ठ राज्यों में किसे मिला है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में महाराष्ट्र 1 नंबर पर आया है सर्वश्रेष्ठ राज्यों में, दूसरा गुजरात और तीसरा हरियाणा को दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय यह जल पुरस्कार देता है। 6वां जल पुरस्कार है। शहरी स्थानीय निकायों में प्रथम स्थान पर नवी मुंबई आया था और दूसरा स्थान पर भावनगर गुजरात का आया है। जबकि जिलों में देखें तो उत्तर जोन में मिर्ज़ापुर जिला को प्रथम स्थान मिला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, और पूर्वोत्तर जिलों में सिपाही जिला जो त्रिपुरा का है, और पूर्वी जोन में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को मिला है, पश्चिम जोन में खरगोन जिला मध्य प्रदेश को मिला, और दक्षिण जोन में तिरुनेलवेली को मिला, तमिलनाडु में है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र आया है, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा, और शहरी स्थानीय निकायों में नवी मुंबई प्रथम स्थान पर और द्वितीय स्थान पर भावनगर। जबकि जिलों में देखें तो उत्तर जोन में मिर्ज़ापुर जिला उत्तर प्रदेश को मिला है, पूर्वोत्तर जोन में सिपाही जिला त्रिपुरा को मिला, और पूर्वी जोन में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जल का पुरस्कार पूर्वी जोन में, पश्चिम जोन में खरगोन जिला मध्य प्रदेश को, और दक्षिण जोन में तिरुनेलवेली तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2025। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड स्लेज को मिला है। ये डेविड स्लेज कहाँ के हैं? हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखिका हैं। इनकी उपन्यास था फ्लैश। इन्हें फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 मिला है डेविड स्लेज को, जो हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखिका हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे मिला? मिशेल बैचलेट को मिला। मिशेल बैचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 मिला। मिस अर्थ 2025 किसने जीता? नताली पुस्किनोवा चेक गणराज्य की हैं। नताली पुस्किनोवा मिस अर्थ 2025 जीती हैं, जबकि मिस यूनिवर्स 2025 फतिमा बॉस जीती हैं, ये मेक्सिको की हैं। और मिस इंटरनेशनल 2025 कैटलीना ड्यूक कोलंबिया की हैं, इन्हें मिला है। तो मिस अर्थ
नताली पुस्किनोवा चेक गणराज्य, मिस यूनिवर्स फातिमा बॉस मेक्सिको की, और मिस इंटरनेशनल 2025 कैटिलिना ड्यूक कोलंबिया की, मिस इंटरनेशनल वाला, जबकि यूनिवर्स फातिमा बॉस को। नेक्स्ट है पुस्तकों में द बीडो किसने लिखा है? जॉन ग्रीशम ने द बीडो पुस्तक लिखा है। द लोनीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किरण देसाई की पुस्तक है। द मैजिक ऑफ लॉस्ट ईयरिंग्स सुधा मूर्ति की पुस्तक है। तो द बीडो जॉन ग्रीशम की पुस्तक है और द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी ये किरण देसाई की है। द मैजिक ऑफ लॉस्ट ईयरिंग्स ये सुधा मूर्ति की पुस्तक है। नेक्स्ट है राष्ट्र शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है भारत में? राष्ट्र शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है और इस 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस 14 नवंबर को, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 20 नवंबर को, 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविज़न दिवस और विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सरदार पटेल की 150वीं जयंती के स्मृति में 150 रुपये का स्मारक सिक्का किसने जारी किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी किया है पटेल जी की 150वीं जयंती पर। श्री साईं बाबा जी के जन्म शताब्दी 1926 से 2026 पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। श्री सत्य साईं बाबा की कितनी शताब्दी पर? 100वीं वर्ष हो गया है उनका 100 रुपये का सिक्का। 1926 में जन्म हुआ था, 2026 में 100 वर्ष पूरा हुआ है। नेक्स्ट में है चर्चा में रहा ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम कहाँ है? तो यह मिस्र में है। ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम हाल ही में नया इसको बनाया गया है। इसमें 1 लाख मिस्र की कलाकृति पांडुलिपियों को उकेरा गया है। नेक्स्ट है त्रिशूल युद्धाभ्यास जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का युद्धाभ्यास है। त्रिशूल राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ हुआ? तो बेलगांव कर्नाटक में, इस बार भारत में ही हुआ है। मित्र शक्ति 11वां है, बेलगांव कर्नाटक में हुआ, भारत और श्रीलंका के बीच। बिनबैक्स यह भारत और वियतनाम के बीच होता है, इस बार वियतनाम के हनोई में हुआ है। बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच वियतनाम के हनोई में हुआ। गरुड़ अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच और ये वायुसेना का है, फ्रांस में ही हुआ है। गरुड़ युद्धाभ्यास 8वां था, फ्रांस में हुआ। पूर्वी प्रचंड प्रहार यह तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था, भारत के अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पूर्व में पूर्वी प्रचंड प्रहार तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं का 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 चर्चा में रहा। भारत ने इसे जीत लिया है, भारत में ही हुआ था। 13वां महिलाओं का आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में हुआ और भारत जीत गया है, पहली बार भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका उपविजेता बना है। 52 रनों से दक्षिण अफ्रीका हार गया है। महिलाओं का 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम बम्बई में हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को दिया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को दिया गया है। भारत के कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर बनी थी और भारत के कोच कौन थे? अमोल मजुमदार। महिला क्रिकेट का अमोल मजुमदार कोच हैं, हरमनप्रीत कौर भारत के कप्तान हैं, जबकि प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को दिया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट है फीडे विश्व कप 2025। हाल ही में फीडे विश्व कप 2025 11वां संस्करण कहाँ किया गया? गोवा में, भारत में किया गया। फीडे विश्व कप का विजेता जोवियर सिंडारोव था। ये कहाँ का है? जोवियर सिंडारोव उज्बेकिस्तान का है। सबसे युवा खिलाड़ी फीडे विश्व कप जीतने वाले बन गए हैं जोवियर सिंडारोव, जो उज्बेकिस्तान के हैं। फीडे विश्व कप 2025 का 11वां संस्करण जीत लिया है। उपविजेता वेई ई हैं जो चीन के हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन का फ्रेंच ओपन कप 2025। ये फ्रेंच ओपन 2025 जो है बैडमिंटन का है। इसको पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? एंडर्स एंटोनोसेन जो डेनमार्क के हैं और महिला में यान से यंग दक्षिण कोरिया की हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन का ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन हैं जो भारत के हैं। लक्ष्य सेन जीत लिया है ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन का और महिला विजेता बनी है यान से यंग यानी कि दक्षिण कोरिया की। तो बैडमिंटन का फ्रेंच ओपन भी महिला पुरस्कार विजेता बन गई हैं यान से यंग दक्षिण कोरिया की और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी बैडमिंटन का यान से यंग ही जीती हैं। और जबकि पुरुषों में ऑस्ट्रेलियाई ओपन भारत का लक्ष्य सेन, जबकि फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का पुरुष एकल विजेता एंडर्स एंटोनसेन जो डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट है रजनी ट्रॉफी के दौरान आकाश चौधरी जो मेघालय के हैं प्रथम श्रेणी
के क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी के दौरान आकाश चौधरी ने, ये मेघालय के हैं, प्रथम श्रेणी में 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। पहले बल्लेबाज थे श्रेय गैरफील्ड थे, दूसरे रवि शास्त्री थे। तो आकाश चौधरी बन गए हैं तीसरे। रणजी ट्रॉफी में लगाए हैं इन्होंने 6 छक्के। नेक्स्ट है दृष्टि बाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप। यह भी चर्चा में था, इसको भी भारत ने जीत लिया है। दृष्टि बाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। दृष्टि बाधित 2025 में, और उप विजेता नेपाल बना था। भारत ने नेपाल को हराकर जीता दृष्टि बाधित महिलाओं का T20 विश्व कप। जबकि 13वां ICC महिलाओं का था, तो वो भी भारत जीता दक्षिण अफ्रीका को हराकर, वो भारत में ही हुआ था। और ये महिला कबड्डी विश्व कप 2025, इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ और इसको भी भारत ने जीत लिया है और उपविजेता ताइवान बना था। यानी कि भारत ने ताइवान को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीत लिया है। बांग्लादेश में आयोजन हुआ था महिला कबड्डी विश्व कप। यह दूसरी महिला कबड्डी विश्व कप था। पहला महिला कबड्डी विश्व कप 2012 में पटना में हुआ था और वह भी भारत ने जीत लिया था। तो इस बार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप भी भारत ने जीता, पहला वाला भी जीत लिया था। नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना। चर्चा में थे रोहन बोपन्ना, इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। टेनिस से अब संन्यास ले लेंगे। अंतिम टूर्नामेंट खेले हैं पेरिस मास्टर्स खेल, पेरिस का मास्टर्स खेल खेला है रोहन बोपन्ना ने, अब संन्यास लेंगे। कुल मिलाकर 26 युगल खिताब जीते हैं भारत की ओर से। रोहन बोपन्ना 26 युगल खिताब जीते हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड 2019 में दिया गया था, पद्मश्री 2024 में दिया गया था। रोहन बोपन्ना को पद्मश्री 2024 में, अर्जुन अवार्ड 2019 में दिया गया था। टेनिस से अब ये संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO द्वारा वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। टीबी पर वैश्विक रिपोर्ट किसने जारी किया? WHO ने। इसके अनुसार 2024 में 10.7 मिलियन लोग टीबी बीमारी से पीड़ित थे। 10.7 मिलियन लोग। सबसे अधिक टीबी का केस कहाँ है? तो भारत में है। 25% टीबी के मरीज हैं भारत में। फर्स्ट स्थान पर टीबी के मरीजों में भारत प्रथम स्थान पर, दूसरा इंडोनेशिया 10% के साथ। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि टीबी रोकथाम दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग को नेटिफाइबल बीमारी घोषित किया है किसने? महाराष्ट्र घोषित किया है। ये कुष्ठ रोग को नेटिफाइबल बीमारी किसने घोषित किया? महाराष्ट्र घोषित किया है। तो विश्व टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है और भारत सरकार इसे 2025 तक रखा था। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य विश्व का 2030 तक है। भारत में अभी टीबी के उपचार की बात देखें तो 85% पहले उपचार हो जाता था, अब उपचार की पहुंच 92% हो गई है। टीबी उपचार की पहुंच पहले 85 था, अब 92% हो गया है। और टीबी मामले पहले भारत में 50% थे और अब ये 50 टीबी के मामलों में गिरावट होकर 50% हो गया है और मौतों में 75% का गिरावट हुआ है। भारत में जो टीबी बीमारी के मामले दर्ज होते थे उसमें 50% की गिरावट और मौतों में 75% की गिरावट देखा गया है। 2024 में भारत में 27 लाख मामले दर्ज किए गए थे। 2015 से 24 के बीच नए मामलों में लगभग 22% की कमी हुआ है और मौतों में 28% की कमी हुआ है। माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के कारण यह होता है और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो 2024 में भारत में 27 लाख मामले दर्ज किए गए टीबी के और 2015 से 24 के बीच 22% की कमी हुआ है और मौतों में 28% की कमी हुआ है। प्रथम स्थान पर भारत है टीबी के मामलों में। नेक्स्ट है युवा AI फॉर ऑल पहल। युवा AI फॉर ऑल पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है AI के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना। युवा AI फॉर ऑल पहल, इसे किसने शुरू किया है? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ नागरिकों को AI से सशक्त बनाना है, AI कौशल से सशक्त बनाना है। कितने? 1 करोड़ नागरिकों को। युवा AI फॉर ऑल पहल, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय AI के क्षेत्र में नेतृत्व को मजबूत करना है। इंडिया AI मिशन के तहत शुभारंभ एक निःशुल्क पाठ्यक्रम है जो AI संबंधी जानकारी देता है। इंडिया AI मिशन के तहत युवा AI फॉर ऑल पहल है, यह युवाओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम AI संबंधी जानकारी देता है। नेक्स्ट है भारत ने सिकल सेल बीमारी की पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो बिरसा 101 नाम है। भारत की पहली सिकल सेल बीमारी का पहला स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी बना लिया गया है। इसका नाम बिरसा 101 रखा गया है। इसे CSIR+ IGBI ने मिलकर बनाया है।
तो सिकल सेल बीमारी का बिरसा 101 को किसने बनाया है? CSIR और IGBI ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित कर लिया है IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत नाइट्रोजन रिक्त के केंद्र पर यह आधारित होता है। नाइट्रोजन रिक्त NV के केंद्र पर यह काम करता है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है किस देश ने टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन को अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में अपनाया है? तो बांग्लादेश ने अपनाया है। तो इस प्रकार अब टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन TCV को अपनाने वाला बांग्लादेश 8वां देश बन गया है। टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन को अपनाने वाला बांग्लादेश 8वां देश बन गया है। नेक्स्ट है 2010 के बाद पहली बार वाइल्ड पोलियो वायरस देखा गया है। कहाँ? जर्मनी के हैम्बर्ग में। भारत पोलियो मुक्त 2024 में हो गया था। तो 2010 के बाद पहली बार वाइल्ड पोलियो वायरस देखा गया जर्मनी के हैम्बर्ग में। नेक्स्ट है टाइफून कालमेगी चर्चा में था। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। फिलीपींस और वियतनाम में तबाही मचाया है। दक्षिण चीन सागर में बनने वाला यह 13वां चक्रवात था कालमेगी। फिलीपींस और वियतनाम में आया था दक्षिण चीन सागर में। नेक्स्ट है वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 UNEP प्लस CCAC के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 UNEP और CCAC यानी कि क्लाइमेट क्लियरेंस कोलिएशन के द्वारा जारी किया गया है। क्लाइमेट क्लियर कोलिएशन के द्वारा जारी किया गया वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट और UNEP के द्वारा मिलकर इसमें कहा गया है कि विश्व मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में कार्य कर रहा है, मगर 2030 के वैश्विक मीथेन संकल्प को पूरा करने में बहुत धीमा गति है। 2030 तक मीथेन संकल्प को पूरा करना है। इसको पूरा करने की अभी गति धीमी है, लेकिन विश्व इसके उत्सर्जन को कमी करने में आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पूर्ण वृद्धि के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार पता चला है 2023-24 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में पूर्ण वृद्धि के मामले में भारत प्रथम स्थान पर आया है। प्रतिशत के मामले में भारत सेकेंड स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्रतिशत के आधार पर भारत सेकेंड स्थान पर, प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया, जबकि वृद्धि के मामले में भारत प्रथम स्थान पर और सेकेंड स्थान पर चीन है। विश्व में उत्सर्जन सबसे अधिक कौन करता है ग्रीन हाउस गैस का? चीन करता है और दूसरा स्थान पर अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन चीन करता है और दूसरा अमेरिका, लेकिन प्रतिशत में देखें तो इंडोनेशिया ज़्यादा उत्सर्जन और भारत दूसरा स्थान पर। लेकिन वृद्धि के मामले में भारत फर्स्ट स्थान पर ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि में, जबकि चीन दूसरा स्थान पर। नेक्स्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। जलवायु जोखिम सूचकांक आ गया है, जनवन वाच ने इसे जारी किया है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 9वां देश बन गया है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क चौथा स्थान पर था। प्रथम 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं आते हैं प्रदर्शन में, लेकिन जलवायु जोखिम में भारत 9वां स्थान और प्रदर्शन में 10वां। 1995 से 2024 के बीच 10.32 लाख लोगों की मौत हो गया है चरम मौसमी घटनाओं के कारण, जलवायु परिवर्तन के आपदाओं के कारण। ये जलवायु जोखिम सूचकांक में बताया गया है। 1995 से 2024 के बीच लगभग 10.32 लाख लोगों की मौत हो गया है, जिसमें से 80,000 भारत में मरे हैं लोग मौसम आपदाओं के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। सर्वाधिक प्रभावित देश हैं डोमिनिका है, दूसरा बर्मा, तीसरा होंडुरासु है। जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार सबसे अधिक जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश कौन सा है? डोमिनिका है और दूसरा म्यांमार है और तीसरा होंडुरासु है। यही जलवायु परिवर्तन के कारण 1995 से 2024 तक में कुल 8.32 लाख लोगों की मौत चरम मौसमी घटनाओं के कारण हुआ है। इसलिए इस पर कार्य करने की आवश्यकता है विश्व को। नेक्स्ट है लाइकोडॉन इरबीनी चर्चा में रहा। लाइकोडॉन इरबीनी क्या है? यह सौंप की एक प्रजाति है जिसे ग्रेट निकोबार में खोजा गया है। सौंप की एक प्रजाति लाइकोडॉन इरबीनी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन। इसका विषय था सतत शहरी विकास और शासन। सतत शहरी विकास और शासन। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का विषय था डपसाइट उपचार। अच्छा
डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम 1 वर्ष के लिए 2026 तक शहरी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए इसमें लाया गया है। डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम 1 साल के लिए चलाया जाएगा। राष्ट्र शहरी सम्मेलन 2025 जो दिल्ली में हुआ, यहाँ कहा गया कि जितने भी शहर हैं जो अतिक्रमण से जूझ रहे हैं उन्हें फिर से प्राप्त किया जाएगा, इसलिए डंप साइट उपचार त्वरक कार्यक्रम 2026 तक 1 वर्ष के लिए चलाया जाएगा। नेक्स्ट है भारत हॉकी महासंघ 100 वर्ष पूरा कर लिया है 7 नवंबर 2025 को। 1925 में 7 नवंबर 1925 को स्थापना हुआ था भारत हॉकी महासंघ का। अब ये 100 वर्ष पूरा कर चुका है। शताब्दी समारोह मनाया गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में हॉकी इंडिया का 100वां वर्ष का शताब्दी समारोह मनाया गया। और अब तक भारत हॉकी टीम ने 13 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज। 13 ओलंपिक पदक, ये ओलंपिक पदक हैं। 8 गोल्ड और 1 सिल्वर 4 ब्रोंज जीता है। हॉकी इंडिया नाम रखा गया था इसका 2009 में। भारत हॉकी महासंघ का नाम 2009 में हॉकी इंडिया किया गया था। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाने को कहा है। ये सारंडा वन क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में है। छोटानागपुर क्षेत्र में जयभू क्षेत्र है। सारंडा वन्य अभ्यारण्य को अभ्यारण्य बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट है सालूमरदा थिमक्का, चर्चा में थी सालूमरदा थिमक्का। ये कौन है? तो भारत की वृक्ष महिला इन्हें कहा जाता है। ये कर्नाटक की महिला है। हजारों पेड़ों को इन्होंने लगाया है, बसाया है। 114 वर्ष में इनका निधन हो गया। 14 नवंबर 2025 को 114 वर्ष के बाद इनका निधन हो गया है। भारत की वृक्ष महिला कहा जाता है सालूमरदा थिमक्का को। ये कर्नाटक की थी। नेक्स्ट है कौन सा देश है जो तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव लगा दिया है। पीढ़ीगत प्रतिबंध यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों पर ये मालदीव प्रतिबंध लगा दिया है, तंबाकू का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेंटिनल-6B उपग्रह, चर्चा में रहा। सेंटिनल-6B उपग्रह ये किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। ये NOAA और ESA यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह था। NOAA और ESA का फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। समुद्र जल स्तर को पृथ्वी पर इसके प्रभाव को मापेगा सेंटिनल-6B उपग्रह। तो ये थे जनवरी 2025 के प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण करंट। धन्यवाद दोस्तों।